हेलो एवरीवन, क्लास 11 पाठ संख्या सेकंड मियां नसीरुद्दीन। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। देखिए, मियां नसीरुद्दीन साधारण नान भाई नहीं है। नान भाई होता है जो 56 किस्म की रोटियां बनाने में निपुण हो, उसे नान भाई कहा जाता है। जो रोटी बनाने में, जो तरह तरह की रोटियां बनाने का जिसके अंदर हुनर होता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है तरह तरह की रोटियां बनाना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नान भाई। मियां नसीरुद्दीन जो थे वो साधारण नान भाई नहीं है, वे खानदानी नान भाई हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वो 56 किस्म की रोटियां बनाते थे। वे तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां बनाना जानते थे। वे रोटी बनाने को एक कला मानते हैं तथा स्वयं को इस कला का उस्ताद। उनका मानना था कि रोटी बनाना एक कला है और उस कला का उस्ताद वो स्वयं को कहते हैं। उनकी बातचीत का जो ढंग है, ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, जो कि आत्मविश्वास और फक्कड़पन से भरपूर, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। ठीक है, अपना क्वेश्चन था मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। दोबारा देखिए, मियां नसीरुद्दीन जो थे वो साधारण नान भाई नहीं थे। उन्हें 56 किस्म की रोटी बनाने का उनके अंदर हुनर था। ठीक है, वो रोटी बनाने को एक कला कहते थे और उस कला का उस्ताद वो स्वयं को मानते थे। उनकी बातचीत का ढंग भी महान कलाकारों जैसा था। उनका आत्मविश्वास और फक्कड़पन के कारण ही उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। ठीक है, समझ आया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका कौन है इस पाठ की? लेखिका कृष्णा सोबती। वो मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसीरुद्दीन की कारीगरी को जानने से, ठीक है, उसने देखा कारीगरी को जानने और उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से उसके पास गई थी। इसलिए उसने मियां से रोटियां खरीदने की बजाय उनसे कुछ प्रश्न किए। वह पत्रकार की हैसियत से वहीं गई थी। देखिए, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? वो उसकी कारीगरी की कला को जानने के लिए। वो उसके पास रोटी खरीदने नहीं गई थी, बल्कि वो ये देखने गई थी कि वो किस तरीके से रोटियां बनाते हैं। खरीदने के बजाय वह एक पत्रकार की हैसियत से वहाँ गई थी, क्योंकि वो देख रही थी कि ये किस तरीके से रोटी बना रहे हैं, इतना सारा आटा लगाया है, कैसे बनाएंगे। तो तरह तरह के प्रश्न लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म क्यों होती दिखाई दी। देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की लेखक की रुचि जो थी वो लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि मियां ने ये सब बातें परंपरा से सुनी सुनाई थी। ठीक है, उसे ठीक से ये सब बातों और तथ्यों का ज्ञान नहीं था, न तो उसमें इस सब नामों और तथ्यों का महत्व जाना था, न उसे इनकी ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए लेखिका के प्रश्न को सुनकर वह मुश्किल में पड़ गया और बादशाह का प्रसंग आते ही वो बात को अनसुनी कर गया, क्योंकि वो इतनी गहराई से कुछ जानता नहीं था। ठीक है, उसने इतना ज़रूर बताया था कि जो हमारे पूर्वज थे उनसे एक बार बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे अंदर और कौन सा हुनर है, तो उन्होंने कहा हम खानदानी नान भाई हैं, हम कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। तो उन्होंने बादशाह ने उनसे कहा कि एक ऐसी वस्तु बनाकर दिखाओ जो न आग से पके
ना पानी से। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हमारे पूर्वजों ने वो पकवान बनाया और बादशाह ने बड़े स्वादिष्ट कहकर उसे खाया, लेकिन उसका नाम नहीं बताया क्योंकि नाम उसे खुद भी नहीं पता था। इसलिए जब बादशाह का नाम आने पर लेखिका ने कई क्वेश्चन किए तो मियाँ नसीरुद्दीन को इस विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियाँ नसीरुद्दीन का चेहरा। क्वेश्चन नंबर 4 है मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है अपना, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख कीजिए। देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन पत्रकारों को जो थे वो निठल्ला समझते थे। ठीक है, वो ये मानते थे कि पत्रकार भी निठल्ले हैं, अखबार छापने वाले भी निठल्ले और पढ़ने वाले भी निठल्ले, तथा वे स्वयं को कामकाजी आदमी समझते थे कि मेरे पास फुर्सत नहीं होती, सारा दिन काम होता है। वे लेखिका के प्रश्नों को सुन सुनकर पूरी तरह उकता चुके थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बातचीत को बीच में काटते हुए अपने कारीगर को कहा भी था, बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। उनकी बातों ने रुखाई स्पष्ट रूप में आ गई चुकी थी। इस बीच लेखिका के मन में आया कि वह अब उनसे बात करने क्या इच्छुक नहीं है, अब उचित नहीं है उनके घर गृहस्थी के बारे में और कुछ पूछना, उसके बेटे बेटियों की बात पूछना। परंतु नसीरुद्दीन तो काम में हरज होता देखकर पूरी तरह उखड़ चुके थे। उनके चेहरे पर भी उसका तनाव आ चुका था। इसलिए जब लेखिका ने उनसे कारीगरों के बारे में पूछा तो उन्होंने तेज आवाज़ में चुभता हुआ उत्तर दिया, खाली काशिंदी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। देखिए, जो प्रसंग आए जिनसे लेखिका को ये लगा कि वो बात करने के इच्छुक नहीं है। लेखिका ने नसीरुद्दीन के चेहरे पर उभर आए तनाव की भीषणता को भांप लिया था। उसे प्रतीत हो गया था कि अब इनसे बेटे बेटियों के बारे में सवाल करना उचित नहीं है, क्योंकि अब इनके हाव भाव ये बता रहे हैं कि ये अब बात करने के इच्छुक नहीं है। ठीक है, लेखिका जब बात कर रही थी बीच में वो अपने कारीगर से बात करने लग जाता है, भट्टी सुलगा दो, काम से निपट जाए। तो लेखिका को लगा कि अब और कुछ ज़्यादा इनसे पूछना उचित नहीं है, क्योंकि ये बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में लेखिका ने क्या बताया, कैसा बताया उसका व्यक्तित्व। देखिए, लेखिका ने जो मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा, हमने जो अंदर झांका तो पाया। देखिए, लेखिका की पाठ में एक लाइन आई थी, हमने जो अंदर झांका पाया। मियाँ चारपाई पर बैठे, लेखिका कह रही है हमने जब मियाँ की छोटी सी दुकान के अंदर झांका तो हमने पाया, हमने देखा कि मियाँ एक चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, अंदर बैठे थे, बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंझे हुए कारीगर के तेवर। ठीक है, ये लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन का सब चित्र खींचा था कि वो जब लेखिका उसकी दुकान में गई और लेखिका ने कैसे उन्हें बैठा हुआ देखा। ठीक है, लेखिका ने देखा कि वो एक चारपाई पर बैठे थे, बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। मौसम की मार से पका चेहरा अर्थात बड़ी उम्र के थे, आँखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंझे हुए कारीगर के तेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ
मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें ऐसी थी जिन्होंने आपको प्रभावित किया? देखिए, मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। वे आत्मविश्वास से भरपूर हैं तथा उनमें फुल कॉन्फिडेंस। वे जो भी बात करते हैं पूरे विश्वास से और जोर देकर कहते हैं, ठीक है। वे पत्रकार या महिला को सामने देखकर भी घबराते या हकलाते नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि हमें मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व में कौन सी बात अच्छी लगी? एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना, वो आत्मविश्वास उनके अंदर बहुत अधिक था। वो पूरे विश्वास से कोई भी प्रश्न का जवाब देते थे। दूसरा, वो पत्रकार या महिला के सामने देखकर भी नहीं घबराते थे। सेकंड है, वे अपने काम में गहरी रुचि लेते थे, कि जो भी वो काम करते थे उसमें पूरी रुचि लेते थे। उनका ध्यान अपने काम पर पूरी तरह लगा रहता था। नेक्स्ट, वे किसी शागिर्द का शोषण नहीं करते थे, उन्हें पूरा सम्मान और वेतन देते थे। शागिर्द मतलब मजदूर, वो किसी भी कारीगर का शोषण नहीं करते थे। जिससे जो काम कराते थे उस काम के बदले उसे उतना वेतन जरूर देते थे। आत्मविश्वासी, अपने काम के प्रति रुचि, ठीक है। मजदूरों को पूरी कारीगर मेहनताना देना, ये बातें हमें मियां नसीरुद्दीन, स्पष्टवादी, ठीक है, ये बातें हमें मियां नसीरुद्दीन की अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाना। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताया कि मियां नसीरुद्दीन ने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। उनका खानदानी व्यवसाय क्या था? नान बाइयों के मसीहा थे और 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। यही काम मियां नसीरुद्दीन ने संभाला। लेकिन वर्तमान समय में, क्वेश्चन है हमारा, लेकिन वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को क्यों नहीं अपनाना चाहते? क्या कारण है? देखिए, आजकल भी बहुत से लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को अपना रहे हैं, जो उनके पूर्वजों का है, जो पूर्वजों से चला आ रहा है। अपने पैतृक व्यवसाय को अपना रहे हैं। जिनके घरों में अच्छे धंधे हैं वे अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपना रहे हैं, ठीक है। परंतु जिनके व्यवसाय छोटे हैं और जिनमें लाभ या सम्मान कम है, उन्हें अपनाने से सब लोग कतराते हैं। जिनके व्यवसाय अच्छे हैं पूर्वजों के, उसे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवसाय छोटे हैं उनमें सम्मान भी नहीं है और आय भी इतनी नहीं है, तो लोग उस व्यवसाय को नहीं अपना रहे। दूसरा, शिक्षा का प्रसार भी पारंपरिक धंधा न अपनाने का अन्य कारण है। शिक्षा का प्रसार, लोग इतने अधिक शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं कि उन्हें दूसरी जगह अच्छे अच्छे विभागों में नौकरियां मिल जाती हैं, तो वो अपने पैतृक व्यवसाय को नहीं अपनाते। बच्चा पढ़ते पढ़ते किसी तकनीकी या शैक्षणिक व्यवसाय की ओर जाने में सोचता है। माता पिता भी बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील आदि बनाना पसंद करते हैं। इन कारणों से लोगों की पैतृक व्यवसाय में रुचि कम हो गई है। ये कारण थे जिनकी वजह से लोगों के पैतृक व्यवसाय में रुचि कम हो गई है, ठीक है। लेखक ने बताया कि क्या क्या कारण है। एक तो शिक्षा, ठीक है, एक व्यवसाय अच्छा न होना, ठीक है, परिवार के खर्चे अधिक होना, व्यवसाय छोटा होना, आय कम होनी, इसलिए लोगों ने अपने क्वेश्चन था अपना, इसलिए वर्तमान समय में लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हुई है, खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, वह तो खोजियों का खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन का यह कहना, लेखिका को ये कहा कि कहीं तुम अखबार नवीसी खोजियों की खुराफात है, बिल्कुल ठीक है।
इस वाक्य में दो अर्थ हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। मियां नसीरुद्दीन का ये कहना कि अखबार नवीसी खोजियों की खुरापात है। जो पत्रकार होते हैं उन्हें तो अंदर कुरेद कुरेद के पूछना होता है। इससे उनके दो पहलू समझने। इस वाक्य के दो अर्थ हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ है कि अखबार नवीस अपना अखबार चलाने के लिए व्यर्थ की बातों को भी तूल देते हैं, व्यर्थ की बातों को भी महत्व देते हैं। वे खोज कर नई नई बातों को लोगों के सामने लाते हैं, जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो, हड़कंप पैदा हो और उनका अखबार चल निकले। ठीक है। सकारात्मक अर्थ है कि अखबार नवीस नई नई सूचनाओं को खोजकर संसार के सामने लाते हैं तथा प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। उसके कारण ज्ञान का विस्तार होता है। देखिए, अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो अखबार से हमें चारों तरफ का ज्ञान मिलता है। ठीक है। तथा प्रगति के पथ पर व्यक्ति उस ज्ञान को अर्जित करके प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। और नकारात्मक पहलू देखें तो नकारात्मक अर्थ से अखबार नवीस अपना अखबार चलाने के लिए व्यर्थ की बातों पर भी तूल देते हैं और वे जो खोज कर नई नई बातें लोगों के सामने लगाते हैं, जिनसे लोगों में सनसनी पैदा हो जाती है और हड़कंप मच जाता है। ठीक है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जितने आंसर्स आपको समझाए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को अच्छे से सुनना और होमवर्क में इन आंसर्स को आपने लिख लेना है। जो भी पाठ आपका स्टार्ट करा दिया जाता है तो उसी दिन सबसे पहले आप लेखक या लेखिका परिचय लिख लिया करो। ठीक है, जरूर। और शब्दार्थ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा ही रही हूँ, फिर इन आंसर्स को आप कर लेना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करना। अपने डाउट्स कभी भी अपने मन में मत रखा करो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।